Good morning, student, and welcome back in the second phase of this chapter. In the first phase of this chapter, we were discuss about the importance of Indian agriculture in the Indian economy and problems of Indian agricultural system and features of Indian agriculture system. In this video, we will discuss about the reforms in Indian agriculture sector, especially green revolution, and what are the importance, what are the meaning positive effect of green revolution, and what is the negative effect of green revolution. We will discuss all these points in this video. Okay beta, firstly we will see the reforms in Indian agriculture sector with the help of this diagram. बेटा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए उनको हम कहते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने 1967 के अंदर स्टार्ट किया. तो यहाँ पे बेटा तीन टाइप्स के रिफॉर्म्स हुए. फर्स्ट वन इज द टेक्निकल रिफॉर्म. टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या किया गया बेटा? HYV सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को हमने यूज करना स्टार्ट किया, मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को हमने क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज करना स्टार्ट किया, हमने साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज करना स्टार्ट किया एंड मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन को हमने स्टार्ट किया. हम इन सभी पॉइंट्स को नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट जो हमारा रिफॉर्म्स था वो था बेटा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसको लैंड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है. इसके अंदर बेटा इंटरमीडिएटरीज को अबॉलिश कर दिया गया, रेंट को रेगुलेट कर दिया गया, रेंट को फिक्स कर दिया गया, जो हमारी स्कैटर्ड एंड स्मॉल होल्डिंग थी उसको कंसोलिडेट किया गया, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग फिक्स की गई और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग को जो है हमने यूज करना स्टार्ट किया. दीज आर सम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसको हम लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज द जनरल रिफॉर्म्स. इसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज किया गया, फार्मर्स को चीप रेट के ऊपर इंटरेस्ट, चीप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है क्रेडिट प्रोवाइड किया गया, मार्केट को रेगुलेट किया गया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को स्टार्ट किया गया और मिनिमम स्पॉट प्राइस पॉलिसी को भी स्टार्ट किया गया. तो दीज आर सम रिफॉर्म्स जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशंस के अंदर जो है मैनी टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर हुए. ठीक है बेटा, तो आप इस डायग्राम को याद कर सकते हैं, इस डायग्राम्स के सभी रिफॉर्म्स को अच्छे तरीके से रिमाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे बेटा एक एक रिफॉर्म को हम आगे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो रिफॉर्म्स है बेटा द टेक्निकल रिफॉर्म्स. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म? कि हमने ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से इनोवेटिव्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट किया. जो भी हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस आए दे ऑल आर इंक्लूड इन द टेक्निकल रिफॉर्म. और क्या क्या चेंजेस आए बेटा? सबसे पहला जो है यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको HYV सीड्स कहा जाता है. कि हम जो पहले कन्वेंशनल सीड्स, जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स होते थे, जो घर के बनाए हुए सीड्स होते थे, उनको यूज किया जाता था. लेकिन बाद में हमने 1967 के बाद आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने HYV सीड्स, जिसको हाइब्रिड सीड्स भी कहा जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया. और गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को प्रमोट किया. इसके लिए क्या किया गया बेटा? नेशनल सीड कॉर्पोरेशंस को सेटअप किया गया, जो ज्यादा से ज्यादा HYV सीड्स को प्रमोट करता था और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था. और हमारे पास डेटा है बेटा 2016 और 17 के अंदर अप्रोक्सीमेट 6,20,743 क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स को पूरी कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने. समझ में आया बेटा? तो हमने सबसे पहला टेक्निकल रिफॉर्म क्या था कि ट्रेडिशनल सीड्स की जगह हमने HYV सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया, जिससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. द नेक्स्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. बेटा पहले जो है हम फर्टिलाइजर्स के नाम पे केवल काउडंग को यूज करते थे, काउ यूरिन को यूज करते थे. लेकिन बेटा आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं बेटा DAP, आप जो है गांव के जो पर्सन है, जो स्टूडेंट हैं, वो समझते होंगे जरूर कि जो DAP है, हो सकता है यूरिया है, कुछ पोटास हो सकता है, कुछ सुपर के नाम से फर्टिलाइजर्स आते हैं. ये फर्टिलाइजर्स हमने जो है यूज करना स्टार्ट किया, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई.
तो हमारे पास डेटा है बेटा इन 2017 एंड 18 नियरली 265.9 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड इन द इकोनॉमी। मतलब हमने जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करना स्टार्ट किया, जिससे हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन। बेटा सपोज दैट हम बात करते हैं, हमें पता है बेटा ए हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म मोर एज कंपेयर टू अनहेल्दी पर्सन। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, एक हेल्दी पर्सन जो होगा वो ज्यादा काम करेगा, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, एक अनहेल्दी पर्सन नहीं होगा। सेम ऐसा ही है बेटा, अगर हमारी क्रॉप जो है उसके अंदर कोई डिजीज है, उसके अंदर कोई पेस्ट लगा हुआ है, तो हम जो है वो क्रॉप बेटा ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी। लेकिन जब हम उस क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट से, हम उनको पेस्ट से कंट्रोल करते हैं, जब हम उनको डिजीज से कंट्रोल करते हैं, उनको सेफ रखते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन देगी। तो इसलिए बेटा हमने यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को स्टार्ट किया। हमने ज्यादा से ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करना स्टार्ट किया। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स और डिजीज से बचाने के लिए, क्रॉप को इंसेक्ट्स और डिजीज से बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज करते हैं। इसके लिए बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया, 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर को सेटअप किया गया। 14 जो है 14 प्लांट सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो है जगह जगह गवर्नमेंट ने डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर एस्टेब्लिश किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्लांट को इंसेक्ट से, पेस्ट से या डिजीज से प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। द नेक्स्ट टेक्निकल रिफॉर्म इज द साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेटा हमने जो है कन्वेंशनल फार्मिंग से साइंटिफिक फार्मिंग की तरफ हमने कन्वर्ट किया। साइंटिफिक कल्टीवेशन हमने करना स्टार्ट किया, साइंटिफिकली हमने जो है क्रॉप को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, साइंटिफिकली जो है हमने क्रॉप का सिलेक्शन किया कि किस सोइल के अंदर कौन सी ज्यादा क्रॉप हो सकती है, हम सोइल को कैसे प्रिपेयर करें, हमने जो है क्रॉप रोटेशन को स्टार्ट किया, हमने मल्टी क्रॉपिंग को स्टार्ट किया। तो बेटा जो है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है हमने स्टार्ट की, मीनिंग जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी उससे स्विच करके हम कहाँ आगे, साइंटिफिक कल्टीवेशन करना इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर स्टार्ट हुआ। इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती है, जैसे सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर क्वालिटी, जिस सोइल के अंदर जो क्रॉप बेटर हो सकती है उसी को प्रोड्यूस किया जाए। मतलब क्रॉप शुड बी सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू द सोइल। जैसे जहां पे बेटा अगर हम बात करें कि जो सैंडी होती है, जो रेत है, रेत की जमीन के अंदर सपोज दैट ग्रैंडनट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो वहां ग्रैंडनट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, वहां पे राइस या पैडी को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो बेटा सिलेक्शन ऑफ क्रॉप जो है हमने अकॉर्डिंग टू सोइल हमने यूज करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइल को प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया गया, उसके अंदर जो है जिप्सम वगैरह डाला गया, उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल के उस सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया गया। रोटेशन ऑफ क्रॉप, क्रॉप को रोटेट करके हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप हमने स्टार्ट किया कि एक साल कोई और क्रॉप यूज की जाए, एक साल जो है हो सकता है हम राइस को प्रोड्यूस करें, पैडी को प्रोड्यूस करें, अगले साल कॉटन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक साल हम व्हीट को प्रोड्यूस करते हैं, अगले साल उसी टाइम पे हम मस्टर्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने क्रॉप को रोटेट करके प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, जिससे जो सोइल थी उसकी फर्टिलिटी जो है वो रिमेन रहती है, वो रिटेन रहती है, वो फर्टिलिटी डाउन नहीं होती। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, हमने HYV सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया, ट्रेडिशनल सीड्स को हमने छोड़ दिया। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पहले हम केवल और केवल काउडंग को यूज करते थे, उसके बाद हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना स्टार्ट किया। तो दीज आर सम साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हमने स्टार्ट की। ठीक है बेटा, और इसके लिए बेटा 23 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज आर एंगेज्ड इन प्रमोटिंग रिसर्च एंड साइंटिफिक कल्टीवेशन। बेटा ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए 23 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडिया के अंदर सेटअप है, जो केवल और केवल साइंटिफिक एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट इसका जो है कि मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। पहले बेटा हम कल्टीवेशन के लिए क्या यूज करते थे, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि हम कैटल फोर्सेस को यूज करते थे। हम जो है गायों से, बैलों से जो है वो खेती करते थे। लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, आफ्टर एग्रेरियन रिफॉर्म, हमने मैकेनाइज्ड मशीन्स को जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज करना स्टार्ट किया। Farmers were motivated for the more use of machinery in the agriculture, like use of tractor, use of harvester, use of thresher, use of seed drills, use of combines, etc.
ठीक है बेटा। और ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स जो है ट्रैक्टर खरीद पाए, हार्वेस्टर थ्रेसर खरीद पाए, उसके लिए बेटा चीप क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया गया, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए मशीन को परचेज कर सके। अंडरस्टैंड बेटा। तो दीज आर सम टेक्निकल रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि हमने टेक्नोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस किए। हमने HYV सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया, हमने जो है ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना स्टार्ट किया, हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को यूज करना स्टार्ट किया, हमने साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्टार्ट की, और एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड किया गया, मशीनों के द्वारा खेती करना हमने स्टार्ट किया। तो दीज आर सम टेक्निकल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है बेटा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। लैंड से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म हुए, लैंड की ओनरशिप से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म हुए, जो लैंड स्कैटर्ड थी, फ्रेगमेंटेड थी, उसको इकट्ठा किया गया, ऐसे कुछ रिफॉर्म हुए। मीनिंग ऑल द रिफॉर्म विच आर रिलेटेड विद द ओनरशिप ऑफ लैंड, विद द होल्डिंग्स ऑफ लैंड, दे ऑल आर इंक्लूड इन द इंस्टीट्यूशनल या फिर लैंड रिफॉर्म्स। अंडरस्टैंड बेटा। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या हुआ? अबोलिशंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज, हमने बेटा फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि इंटरमीडिएटरीज कौन होता था? वो जमींदार होता था। जमींदार कौन था बेटा? ही इज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द टीलर ऑफ द सोयल, फार्मर। फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में जो एक लिंक का काम करता था, जमींदार जो होता था। ठीक है, तो उस जमींदार को क्या कर दिया गया? अबोलिश कर दिया गया। मतलब अल्टीमेट ओनर किसको बना दिया गया? फार्मर को बना दिया गया। जमींदार का बीच से रोल खत्म कर दिया गया, जिससे क्या हुआ बेटा? फार्मर्स का खुद का ओनरशिप जो है लैंड के ऊपर आया और उसने ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। तो यहां समझना है बेटा, इंटरमीडिएटरीज पॉपुलरली नोन एज जमींदार हैव बीन अबोलिश्ड, उसको हटा दिया गया। ओनर किसको बना दिया गया? पहले बेटा ओनर कौन था? जमींदार था, उसको हटा के ओनर फार्मर्स को बना दिया गया, टीलर ऑफ द सोइल को बना दिया गया, जिससे बेटा वो सेल्फ मोटिवेटेड हुए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया और उनकी पॉवर्टी भी दूर हुई। नेक्स्ट है बेटा रेगुलेशन ऑफ रेंट। कई बार जो हमने लास्ट पॉइंट बेटा प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा था कि लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड जो है क्या करता था बेटा? वो रेवेन्यू में से शेयर ले लेता था, कॉस्ट के अंदर नहीं रखता था। मतलब कि वो जो है ज्यादा रेंट चार्ज करता था, किससे? टेनेंट से। टेनेंट कौन था बेटा? टीलर ऑफ द सोयल, फार्मर जो खेती करता था। ठीक है जी। तो क्या किया गया? रेंट को फिक्स कर दिया गया, और फिक्स भी कितना किया गया बेटा? 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। मतलब ये है कि अगर 30,000 रुपीज की क्रॉप प्रोड्यूस हुई है तो 10,000 से ऊपर रेंट नहीं हो सकता। 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप जो है वो रेंट फिक्स कर दिया गया। मीनिंग अगर टेनेंट और ओनर, टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों अलग अलग हैं तो लैंडलॉर्ड बेटा टोटल क्रॉप की वैल्यू का 1/3 से ऊपर रेंट चार्ज नहीं कर सकता। रेंट को फिक्स कर दिया गया। दैट इज द रेगुलेशन ऑफ रेंट, जिससे क्या हुआ? टेनेंट का जो एक्सप्लोटेशन था वो कम हुआ। समझ में आएगा बेटा? नेक्स्ट है बेटा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। हमने बेटा बार बार एक पॉइंट पढ़ा था कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड मतलब ए पीस ऑफ लैंड इज देयर एंड पीस ऑफ लैंड इज देयर। जो फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे टुकड़े थे और जो बटे हुए जमीन के टुकड़े थे, उनको कंसोलिडेट कर दिया गया, उनको इकट्ठा कर दिया गया। मीनिंग बेटा किसी पर्सन के अगर 5 एकड़ जमीन है और वो 5 जगह पे है तो उसको एक ही जगह 5 एकड़ जमीन दे दी गई। तो इस तरीके से लैंड होल्डिंग को क्या किया गया? कंसोलिडेट किया गया, इकट्ठा किया गया। जिससे बेटा कंसोलिडेटेड होल्डिंग से क्या होता है? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डाउन आ जाती है और आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन जो है आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। और फ्रेगमेंटेड या स्कैटर्ड होल्डिंग से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ आउटपुट ज्यादा होती है और आउटपुट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होती है और आउटपुट कम होता है। इसलिए बेटा क्या किया गया? होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया गया, इकट्ठा किया गया विद ए व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्टेप लिए गए, जिससे क्या किया गया? लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया, इकट्ठा किया गया। हमारे पास डेटा है बेटा, बाय 2004 तक more than 1,633 lakh hectare of land was brought under the consolidated holding। मतलब बेटा 1,633 लाख हेक्टेयर लैंड को कंसोलिडेट किया जा चुका है। जो इधर उधर छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे उनको इकट्ठा किया जा चुका है। समझ में आएगा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इज द सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग। तो यहां पे बेटा आपको मीनिंग समझना है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सीलिंग? सीलिंग का मतलब होता है बेटा फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग।
जैसे बेटा 50 एकड़ जमीन जो है वो सीलिंग सेट कर दी गई कि किसी भी पर्सन के पास 50 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं हो सकती। तो दैट इज द सीलिंग। सीलिंग होता है बेटा हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम लैंड होल्डिंग। अब जिसके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन थी उसको सरप्लस लैंड बोला गया। लैंड ओवर एंड अबव द सीलिंग लिमिट इज कॉल्ड द सरप्लस लैंड। और सरप्लस लैंड को क्या कर लिया गया, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया और वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी गई किसके पास, जिसके पास लैंड होल्डिंग नहीं थी, जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनको वो जमीन दे दी गई। दैट इज द सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। जिससे ये चीज खत्म होगी कि किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है और किसी के पास बहुत कम जमीन है। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपको समझना है इट सीलिंग का मतलब क्या है कि फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन, कि एक फैमिली या एक इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम कितनी जमीन हो सकती है, दैट इज द सीलिंग। लैंड ओवर एंड अबव द सीलिंग लिमिट कॉल्ड द सरप्लस लैंड, जो उससे ज्यादा थी उसको सरप्लस कहा गया। इफ द इंडिविजुअल या फैमिली ओन्स मोर लैंड देन द सीलिंग लिमिट द सरप्लस लैंड इज टेकन अवे, उससे सरप्लस लैंड ले ली जाती थी, उसके बदले में उसको कुछ कंपनसेशन दे दिया जाता था, या कई बार जो है बिना कंपनसेशन के भी वो लैंड गवर्नमेंट ने उनसे ग्रैब कर ली और उसको आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया किसके पास, लैंडलेस लेबर के पास। अंडरस्टैंड बेटा, दैट पॉइंट इज द सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। जिससे क्या हुआ बेटा, लैंडलेस लेबरर्स को भी क्या मिली, जमीन मिली और उन्होंने अपना खुद कल्टीवेट करके अपनी लिविंग को सर्वाइव करना स्टार्ट किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज द कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है बेटा कि मीनिंग हम कह सकते हैं कार्टल बाय द फार्मर्स, यूनिटी ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स को यूनाइट करने का कोशिश किया गया, फार्मर्स को जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की गई। जिससे क्या होता है बेटा, बार्गेनिंग पावर जो है वो फार्मर्स की बढ़ती है। जैसे हम बात करते हैं कि 10 फार्मर ऐसे हैं जिनके पास केवल 2-2 एकड़ जमीन है, तो वो 10 के 10 फार्मर अगर अपनी जमीन को मिलाकर के इकट्ठी फार्मिंग करेंगे तो दैट इज द कोऑपरेटिव फार्मिंग। इकट्ठी मिलाकर के मतलब ये है बेटा कि वो इकट्ठा जो है 2-2 एकड़ जमीन है, 10 फार्मर है तो टोटल 20 एकड़ जमीन हो जाती है। अगर वो 20 एकड़ जमीन के लिए एक साथ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं तो वो उसको उनको चीप पड़ेंगे, सस्ते पड़ेंगे, वो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं ट्रेडर के पास अगर 2 एकड़ के लिए हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड लेने के लिए जाते हैं तो हम बार्गेनिंग नहीं कर पाते, लेकिन जब 20 एकड़ के लिए लेने जाएंगे तो हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया गया जिससे स्मॉल फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो पाए। तो दीज आर सम लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल्स रिफॉर्म, जो इंस्टीट्यूशनल्स रिफॉर्म्स किए गए। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए गए बेटा, इंटरमीडिएटरीज को अबोलिश कर दिया गया, रेंट को रेगुलेट किया गया, लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया, सीलिंग लिमिट सेट कर दी गई और कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया गया जिससे फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो पाए। अंडरस्टैंड बेटा। द लास्ट रिफॉर्म्स आर द जर्नल रिफॉर्म्स। कुछ जर्नल रिफॉर्म्स हुए कि जर्नली हम एग्रीकल्चर के अंदर पूरी, जर्नल रिफॉर्म्स वो होते हैं बेटा जिसका इफेक्ट पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम के ऊपर पड़ता है। लाइक फर्स्ट वन इज द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इंडिया के अंदर जो है इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट किया गया, इंक्रीज किया गया, ज्यादा से ज्यादा परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन जो है उनको बढ़ाया गया। अब बेटा यहाँ पे डाटा देख सकते हैं 1951 के अंदर केवल 17% लैंड जो है कल्टीवेटेड लैंड है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये वो लैंड है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर होता है। 17% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वाज अंडर द परमानेंट ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन इन 1951। बट आज कितनी है ये 45%। मतलब कहीं ना कहीं हमने परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन को इंक्रीज किया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रोविजन फॉर क्रेडिट। ये हमारी प्रॉब्लम थी बेटा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम की कि फार्मर्स को चीप रेट के ऊपर इंटरेस्ट, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन नहीं मिलता था। वो महाजन के ऊपर पास जाते थे, वो ट्रेडर्स के पास जाते थे, वो लैंडलॉर्ड्स के पास जाते थे, वो आड़ती के पास जाते थे जो उनसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्रेडिट का प्रोविजन जो है फार्मर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से किया, जिसके लिए क्या किया गया, सेवरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रूरल डेवलपमेंटल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी सेटअप की गई जो फार्मर्स को लो या चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देने का काम करती थी। ठीक है। कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड अबाउट 72% ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द फार्मर्स। टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है, टोटल इंस्टीट्यूशनल लोन जो फार्मर्स को मिलता है उसका 72% कौन देता है, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कौन से देता है, कौन से बैंक है, जो भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, दे ऑल आर द कॉमर्शियल बैंक। जो हम नॉर्मली बैंकिंग, जो बैंकिंग सिस्टम हमारा है, दे ऑल आर इंक्लूडिंग द कॉमर्शियल बैंक।
ठीक है जी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फार्मर्स को लोन देना स्टार्ट किया गया। उसी के लिए बेटा इन 1982 नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। बेटा ये नाबार्ड जो है इट इज ए एपेक्स बैंक फॉर द रूरल क्रेडिट, फॉर द एग्रीकल्चरल क्रेडिट। फार्मर्स को चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देने वाले जितने भी बैंक होते हैं, जितनी भी क्रेडिट एजेंसी है, जितनी भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, उन सभी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको 1982 में प्रमोट किया गया कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन मिल पाए। अंडरस्टैंड बेटा? तो सेकंड जनरल रिफॉर्म क्या था बेटा? प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट इज रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। मार्केट को रेगुलेट किया गया। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट जो है वो रेगुलेटेड नहीं थी। रेगुलेटेड मतलब बेटा कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? रेगुलेटेड मार्केट जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एस्टेब्लिश की, जहां पे फार्मर अपना प्रोडक्ट जो है आसानी से जाके एक बेटर रेट के ऊपर बेच पाए। These market protect the farmer from the exploitation of middleman। जो मिडलमैन होता है, जो आड़ती है, जो फार्मर्स को एक्सप्लोट करता है, उस एक्सप्लोटेशन से एक फार्मर को बचाने के लिए रेगुलेटेड मार्केट को एस्टेब्लिश किया गया। इसी तरह से कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज की फार्मर्स जो अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो उसको एक साथ इकट्ठा बेच सकें, जिससे फार्मर की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो पाए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को डेवलप किया गया, इनकरेज किया गया। फार्मर्स को एनकरेज किया गया कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज को एस्टेब्लिश कीजिए, आप जो है बनाइए कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज द सपोर्ट प्राइस पॉलिसी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी कहा जाता है। जैसे इस टाइम पे बात करें बेटा, इस साल जो हमारा वीट है, गेहूं है, उसका एमएसपी था हरियाणा के अंदर 1925 मतलब 1925 रुपीज पर क्विंटल गेहूं हमारी जो है गवर्नमेंट ने परचेज की है। दैट इज एमएसपी। एमएसपी होता है बेटा कि अंडर दिस गवर्नमेंट एज शेयर ए मिनिमम support price to the farmers for his product so as to protect him against the uncertainties of the market। मीनिंग बेटा देखिए, अगर हम एमएसपी क्यों एस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि जिस टाइम पे सपोज दैट वीट को हार्वेस्ट किया जा रहा है, तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर वीट की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, और इकोनॉमिक्स का लॉ कहता है बेटा सप्लाई ज्यादा होने से प्राइसेस डाउन आ जाते हैं, और कई बार वो प्राइसेस इतने डाउन आ जाते हैं कि फार्मर जो है वो अपनी कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाता। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो फसल को बिजाई करने से पहले, सोइंग से पहले एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देती है कि आपकी क्रॉप जो है कम से कम इस प्राइस पे गवर्नमेंट परचेज करेगी। जैसे 1925 जो है 1925 रुपए इस साल गेहूं का एमएसपी था, तो गवर्नमेंट जो है 1925 रुपए पे गवर्नमेंट ने किसानों से गेहूं को परचेज किया है। ठीक है जी, तो दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जिससे क्या होता है बेटा, जो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटीज आ जाती है, मतलब प्राइस अप या डाउन हो जाता है, उससे बचाने के लिए फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस देने का काम गवर्नमेंट ने किया, जिससे फार्मर सेक्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हुआ। तो दीज आर सम जर्नल रिफॉर्म्स। समझ में आएगा बेटा? तो ये कुछ जनरल रिफॉर्म्स थे, जिसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग इरिगेशन फैसिलिटीज था, जिसके अंदर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट था, जिसके अंदर रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज था, या फिर एमएसपीज था। दीज ऑल आर द जनरल रिफॉर्म्स इन द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनरल रिफॉर्म्स ये सभी थे। अंडरस्टैंड बेटा? तो होप सो आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी कि कौन से टेक्निकल रिफॉर्म हुए, कौन से लैंड रिफॉर्म्स हुए, कौन से आपके जनरल रिफॉर्म्स थे। अंडरस्टैंड बेटा? The next point is the achievement of green revolution। green revolution जो था उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या उसकी मतलब हम कह सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस रही, क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़े। तो सबसे पहले बेटा आपको ग्रीन रेवोल्यूशन को समझना है। तो ग्रीन का मतलब होता है बेटा क्रॉप, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट। स्पर्ट मतलब इंक्रीज करना। These term impel a spurt in the crop production, कि क्रॉप प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ बेटा 1967 और 68 के अंदर। ठीक है, और उसी साल 1967 और 68 के अंदर हमारा जो क्रॉप, जो हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था, वो 25% इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ। मतलब इट इज ए बिग अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
ठीक है जी, तो ये आपको समझना है कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कितना सक्सेसफुल रहा। तो यहां पे बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के दो फेजेस हुए। फर्स्ट फेज मिड 60 से मिड 70 तक रहा, और इसको बेटा ये केवल दो क्रॉप के साथ इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया। मतलब हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था इनिशियली फर्स्ट फेज के अंदर, तो हमने दो क्रॉप के लिए इसको स्टार्ट किया गया, गेहूं और चावल के लिए, व्हीट एंड राइस के लिए। और पर्टिकुलरली ये तीन स्टेट के अंदर मेनली स्टार्ट हुआ। पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को 1967 के अंदर अडॉप्ट किया था, मिड 60s के अंदर। ठीक है जी। और सेकंड फेज के अंदर बेटा इसको सारी की सारी क्रॉप ने इसको सारी मोस्टली क्रॉप को इसने कवर कर लिया, और पूरे इंडिया के अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए बेटे हम ग्रीन रेवोल्यूशन को दो फेजेस के अंदर मानते हैं। फर्स्ट फेज जहां पे इसको केवल पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया, और व्हीट और राइस की क्रॉप के साथ स्टार्ट किया गया। और सेकंड फेज में इसने बेटा मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री को कवर कर लिया, और लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप, मतलब मोस्टली ऑलमोस्ट क्रॉप्स को इसके अंदर कवर कर लिया गया। ठीक है बेटा, दीज आर सम इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम देखेंगे बेटा द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या रही, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या रही। तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें यह बेनिफिट हुआ कि स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है वो जो है ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुई, बहुत स्पीड से इंक्रीज हुई। आप इसको जो है बेटा डेटा के साथ देख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हुई। आप देख सकते हैं बेटा ईयर 1951 और 2018 और 19 को वीट के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, पर हेक्टेयर है बेटा, इट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को मैं बार बार यूज करता हूं बेटा, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। तो वीट का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता था बेटा 1951 में, वो था बेटा 660 केजी, और बेटा 18 और 19 के अंदर होता है 3408 केजी। इंक्रीज हुआ है बेटा, कई गुना इंक्रीज हुआ है। राइस की बात करें तो बेटा ये था 665 केजी, और आज है बेटा 2665 केजी। इसी तरह से मेज अगर मक्के की बात करें बेटा, उसका प्रोडक्शन होता था 704 केजी पर हेक्टेयर, और आज होता है बेटा 1114 केजी पर हेक्टेयर। मीनिंग क्या है बेटा, देयर इज ए ह्यूज इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। अंडरस्टैंड बेटा। सेकंड वन इज द सबसिस्टेंस राइज इन एक्रेज। बेटा ये इनको थोड़ा ठीक करो, INE नहीं है ये, इसको आप थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे, ये केवल IN है। ठीक है, तो सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज। सबसे पहले आपको एक्रेज समझना है। एक्रेज क्या है बेटा, एक्रेज होता है एरिया अंडर द कल्टीवेशन। हम कितने एरिया को कल्टीवेट करते हैं, कितने एरिया के ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो इंक्रीज हुआ। आप इसका डाटा देख सकते हैं बेटा कि 1951 के अंदर जो ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो था 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना था बेटा, 13 करोड़ हेक्टेयर था। और अब जो है वो है कितना, 19 करोड़ हेक्टेयर। मीनिंग एरिया अंडर द कल्टीवेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुआ है। अंडरस्टैंड बेटा। तो बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देयर इज ए सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर द कल्टीवेशन। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। हमने जो है HYV सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बेटा केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्रेज को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करता है बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो जमीन की, लैंड की, सोयल की फर्टिलिटी को रीगेन करने का काम करता है। पहले बेटा जमीन की फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए फॉलोइंग को यूज किया जाता था। किसको यूज किया जाता था, फॉलोइंग। अब फॉलोइंग का मतलब समझना है कि ये फॉलोइंग क्या है बेटा। फॉलोइंग जो होता है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है बेटा ब्लू कलर के अंदर, फॉलोइंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ लीविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम सो दैट इट रीगेन इट्स फर्टिलिटी। मीनिंग बेटा जमीन को कुछ टाइम के लिए अनफर्टाइल छोड़ दिया जाता था, खाली छोड़ दिया जाता था, केवल इस पर्पज से कि जमीन की फर्टिलिटी दोबारा से रीगेन हो जाए, दोबारा से फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। लेकिन फर्टिलिटी को रीगेन करने का काम किसने कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स ने कर दिया, जिससे फॉलोइंग की जरूरत नहीं रही, जिससे जमीन को अनकल्टिवेटेड छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमने ज्यादा से ज्यादा एरिया को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया।
समझ में आया बेटा? सपोज दैट, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, किसी फार्मर के पास 10 एकड़ लैंड है और वो उसमें से 5 एकड़ पे खेती करता है और 5 एकड़ को जो है फॉलोइंग के रूप में छोड़ देता है। तो कल्टीवेटेड एरिया अंडर कल्टीवेशन कितना है? 5 एकड़। लेकिन बेटा अगर वो 10 के 10 एकड़ के ऊपर कल्टीवेशन करता है तो एरिया अंडर ऑफ कल्टीवेशन कितना हो जाएगा? 10 एकड़ हो जाएगा। तो बेटा विद द हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड HYV टेक्नोलॉजी ए ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुआ। आपके पास एग्जांपल भी है, 1951 के अंदर 13 करोड़ हेक्टेयर था और आज जो है बेटा 19 करोड़ हेक्टेयर जो है वो एरिया अंडर द कल्टीवेशन है। Understand beta? That is the second point, the substantial rise in the acreage. The next point is, yes beta, shift from subsistence farming to the commercial farming. ग्रीन रेवोल्यूशंस के बाद हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ बेटा, आउटपुट इंक्रीज हुआ। आउटपुट इंक्रीज होने के कारण जो है क्या हुआ, हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस हुआ। तो यहाँ पे आपको मार्केटेबल सरप्लस समझना है बेटा क्या है। मार्केटेबल सरप्लस वो होता है जो क्रॉप हमारे पास मार्केट में बेचने के लिए बचती है। जैसे सपोज दैट हमारे पास जो टोटल आउटपुट होता है उसमें से हम अगर अपना फैमिली कंजम्पशन लेस कर देंगे तो मार्केटेबल सरप्लस बचता है। सपोज दैट हमारे पास 50 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस होता है, उसमें से 10 क्विंटल हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, तो 40 क्विंटल क्या है? मार्केटेबल सरप्लस विच वी कैन सेल इन द मार्केट एंड अर्न सम मनी। तो बेटा क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, आउटपुट इंक्रीज हुआ। आउटपुट इंक्रीज होने के कारण मार्केटेबल सरप्लस बचने लगा और मार्केटेबल सरप्लस हमने मार्केट के अंदर बेचना स्टार्ट किया, जिससे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियलाइज फार्मिंग के ऊपर कन्वर्ट हुए। ठीक है जी। द मीनिंग राइज इन आउटपुट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। आउटपुट बढ़ने से मार्केटेबल सरप्लस बचना स्टार्ट हुआ। दिस हैज prompted the farmer to gradually shift from subsistence farming to the commercial farming. The next point is change in farmers outlook. farmers का outlook change हुआ। आउटलुक क्या है बेटा? इनिशियली पहले जो है फार्मर क्या करता था, सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग करता था, बाद में उसने कॉमर्शियलाइज फार्मिंग को करना स्टार्ट किया, उसने फार्मिंग को एज ए बिजनेस करना स्टार्ट किया। दैट इज द चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स का आउटलुक जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियलाइज फार्मिंग की तरफ चेंज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी आई। बेटा हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी मीनिंग एग्रीकल्चर या फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशंस के बाद जो है हमने बफर स्टॉक को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। बफर स्टॉक होता है बेटा कि व्हेन गवर्नमेंट मेंटेन द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द अनसर्टेन सिचुएशन इन द फ्यूचर के अंदर सपोज दैट किसी एक साल में वेदर की अनसर्टेनिटी के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि हमारा प्रोडक्शन ही ना हो पाए। सपोज दैट एक साल बारिश बिल्कुल ना हो और क्रॉप प्रोडक्शन ना हो, तो जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम कहाँ से एग्रीकल्चरल आउटपुट या फूड ग्रेन्स को लेके आएंगे? उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक को मेंटेन कर लेती है। जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, हैफेड जो है, जहां पे हम गेहूं को, चावल को स्टोर करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द बफर स्टॉक। कि इन फ्यूचर अगर कोई अनसर्टेनिटीज आ जाती है, इन फ्यूचर अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, तो हम उस बफर स्टॉक को यूज कर पाए। समझ में आएगा बेटा? तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जिसको हमने सेल्फ कंजम्पशन करने के बाद बफर स्टॉक को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया, और इवन हमने एग्रीकल्चरल आउटपुट को बाहर एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। पहले हमारे पास जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे तो हमारे सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी हम USA के ऊपर डिपेंड थे, हम उनसे जो है इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स को, लेकिन आज जो है हम खुद भी कंज्यूम करते हैं, बफर स्टॉक भी मेंटेन करते हैं और फूड ग्रेन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बेटा बिग थैंक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कि हम जो है फूड ग्रेन्स के अंदर क्या हुए, सेल्फ सफिशिएंट हुए। अंडरस्टैंड बेटा? तो दीज आर सम अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कि क्या क्या इसका बेनिफिट रहे। नेक्स्ट और ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट है बेटा, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बेटा रियल में अगर हम बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशन नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जितना बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया। तो क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स रही? तो सबसे पहले है बेटा लिमिटेड क्रॉप। हमने देखा बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन जो इनिशियल फेज था उसके अंदर इसको हमने लिमिटेड सी क्रॉप, व्हीट एंड राइस के साथ हमने इसको स्टार्ट किया, जबकि कुछ बाकी जो आपकी कमर्शियलाइज क्रॉप होती है, लाइक जूट है, कॉटन है, टी है, जो है ये सब कुछ कैश क्रॉप इनको कहा जाता है, इनके ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा।
तो बेटा हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने केवल और केवल फूड ग्रेन्स को इंक्लूड किया, केवल और केवल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, जो मेनली व्हीट एंड राइस था। अनइवन स्प्रेड, बेटा इसका इक्वल स्प्रेड नहीं हो पाया। इनिशियली अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट जो है वो किसको मिला, जहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, लाइक हम बात करते हैं कि पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, जहां पे एग्रीकल्चर होता है वहीं पे तो एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट मिला। मतलब इसका बेनिफिट ऑल ओवर द इंडिया नहीं मिला, ये जो है यूनिफॉर्मली जो है अक्रॉस ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री स्प्रेड नहीं हो पाया। इसका मेन इंपैक्ट कहां रहा, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा इफेक्ट पड़ा, बाकी एरिया के ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ा। नेक्स्ट है बेटा लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। फार्मिंग पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड भी है, और बेटा दूसरा हम इस पे यहां पे ये भी यूज करेंगे, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो पुअर फार्मर हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग को यूज नहीं कर सकते। इसलिए बेटा दीज ग्रीन रेवोल्यूशन बियॉन्ड द रीच ऑफ द मार्जिनल या स्मॉल फार्मर, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स थे उनकी रीच से बाहर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन रहा। ठीक है जी, तो इसलिए कहा जाता है कि लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशंस तक जो है इसका बेनिफिट मिला। जो बड़े फार्मर्स थे, जिसके पास ज्यादा पीस ऑफ लैंड थी, ज्यादा एकड़ जिसके पास जमीन थी, उन्होंने तो मशीन्स भी परचेज कर ली, केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी यूज कर लिया, उन्होंने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे बेटा, वो मशीनरी परचेज नहीं कर पाए, वो महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर पाए, वो HYV सीड्स को यूज नहीं कर पाए, जिससे बेटा क्या हुआ, इसका अनइवन स्प्रेड रहा, इसका बेनिफिट सबको इक्वल नहीं मिल पाया। अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज द इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड का मीनिंग क्या है बेटा, कि इसने फार्मर्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज द रिच फार्मर एंड द पुअर फार्मर। क्योंकि बेटा इसको हम पिछले एग्जांपल के थ्रू ही पढ़ेंगे कि जो बड़े फार्मर्स थे उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर, सेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स को यूज करके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लिया, ज्यादा क्रॉप को प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और वो रिच होते चले गए। लेकिन जो पुअर फार्मर था उसका क्रॉप प्रोडक्शन वहीं का वही रहा और वो गरीब का गरीब ही रहा। इसलिए फार्मर्स के दो यहाँ पे पार्ट बना दिए ग्रीन रेवोल्यूशन ने, रिच फार्मर एंड पुअर फार्मर, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डिवाइड। हम कहेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने फार्मर्स को दो पार्ट के अंदर बांट दिया। अंडरस्टैंड बेटा। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स या दीज आर सम लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अंडरस्टैंड बेटा। लास्ट पॉइंट जो है, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आपको क्या लगता है बेटा कि क्या इंडिया को एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है क्या, या फिर हम जो है एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन कर लिया और अब हम ये मान के चले कि अब और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है। तो नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया को और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत ना हो, क्योंकि आज भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, और इनको इंप्रूव करने के लिए वी रिक्वायर्ड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसलिए इसका आंसर होगा बेटा यस, इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वुड प्रूव द नीड फॉर अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। वो क्या क्या चीजें हैं बेटा। सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें, हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट तो इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है हम कहते हैं, लेकिन बेटा जब हमने इसको कंपेयर किया 1951 की सिचुएशन के साथ, तो हमें पता लगा हमारे व्हीट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, हमारे राइस की जो है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है। लेकिन जब हमने इसको डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर किया तो हमें पता चला कि हमारे व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो वर्ल्ड एवरेज से आधा है, हमारे राइस का प्रोडक्शन जो है वो चाइना या फिर यूएसए से जो है आधा है पर हेक्टेयर, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो। इसलिए बेटा प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड हमारा बहुत लो है अगर हम खुद को डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपेयर करें तो, इसलिए हमें और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। फूड ग्रेन स्टॉक आर अनसर्टेन, हमारा फूड ग्रेन का स्टॉक अनसर्टेन है, क्योंकि बेटा क्या है, आज भी हमारे पास परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी है। आज भी 45% एरिया जो है वही परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन के अंडर आता है, बाकी आज भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि हमारा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो अनसर्टेन है। अच्छा रेनफॉल होगा तो ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, बेटर जो है अच्छा रेनफॉल नहीं होगा तो बेटर प्रोडक्शन नहीं होगा। इसलिए हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, हमें अनदर जो है इरिगेशन फैसिलिटीज को और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। फार्मर्स फेस द अनसर्टेनिटी ऑफ द वेदर, वेदर की अनसर्टेनिटी को फार्मर फेस करते हैं। किसी टाइम पे अगर हैवी थंडरस्टॉर्म आ जाए, ज्यादा हैवी स्ट्रॉम आ जाए जो है, या फिर ओले वगैरह पड़ जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी डाउन आ जाती है। इसलिए फार्मर्स आज भी कहां पे डिपेंड है,
अनसर्टेनिटी ऑफ द वेदर्स के ऊपर डिपेंड है। डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर्स, मार्केटिंग सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर का बढ़िया नहीं है, इसलिए फार्मर को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है, मजबूरी के अंदर लो रेट के ऊपर अपने प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट बेचना पड़ता है। लोन वेवर इज ए रिकरिंग फीचर्स, जब हम बात करते हैं कि फार्मर्स को हमने प्रमोट कर दिया, फार्मर्स को हमने जो है ज्यादा से ज्यादा मीनिंग असिस्टेंस कर दिया, हमने फार्मर्स को डेवलप कर दिया, फिर भी लोगों के किसानों के कर्जे क्यों माफ करने पड़ते हैं, लोन को क्यों वेव ऑफ करना पड़ता है, क्यों कर्ज माफी करनी पड़ती है? आपने एग्जाम्पल देखा होगा बेटा, एमपी के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट का एक एजेंडा होता है कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। भाई जब आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू अगर आप ये मीनिंग कहते हैं कि आप ये दावा करते हैं कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू फार्मर्स को प्रमोट कर दिया, फार्मर्स को डेवलप कर दिया, तो उनके कर्ज माफी क्यों करनी पड़ती है हमें? दैट्स वाई बेटा वी रिक्वायर्ड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि अभी भी हमारा फार्मर जो है कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं हुआ है, एग्रीकल्चरल सेक्टर कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो यस बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो हम कहेंगे यस डेफिनेटली वी नीड ए अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज फूड ग्रेन प्रोडक्शन आर अनसर्टेन, डिस्ट्रेस सेल फार्मर को करनी पड़ती है, लोन वेवर एक रिकरिंग फिनोमिना है, वेदर की अनसर्टेनिटी के ऊपर फार्मर्स जो है वो डिपेंड करता है, और डेवलप्ड कंट्री के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। अंडरस्टैंड बेटा? तो दैट्स ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया, जिसमें अंदर हमने इसकी फीचर्स, इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी इम्पोर्टेंस, ग्रीन रेवोल्यूशंस, ग्रीन रिवोल्यूशन की अचीवमेंट्स, उसकी लिमिटेशंस, ये सब हमने डिस्कस किया। ओके बेटा, होप सो आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।